हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। हमने आदिकाल को स्टार्ट कर रखा है और जिसमें हम आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ कर रहे हैं और शुक्ल युगीन तक हम उन ग्रंथों को कर चुके हैं। अब हम शुक्लोत्तर जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है कि जो ये मेरा चैनल है ये NVS, KVS, DSSB, TGT, PGT को डेडिकेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। ये तो जानी मानी हस्ती है, सभी को पता है, रामचंद्र शुक्ल जी की, और इनकी तो बात ही कुछ और है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु, इनका निधन 1979 में हुआ था। तो 1907 में कई विद्वानों का, कई जो महान हस्तियां हैं उनका भी जन्म हुआ है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। इन तीनों का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बच्चन जी का और महादेवी जी का, इन तीनों का 1907 में जन्म हुआ है। तो ये मैंने रिलेट करके यहाँ पर लिख लिया था ताकि याद रह सके इकट्ठा। गणपति चंद्र गुप्त द्विवेदी जी संभवतः ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने, गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है कि जो द्विवेदी जी हैं वो ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक मान्यता व अवधारणाओं को तर्कसंगत रूप से चुनौती दी है, अर्थात इन्होंने उनकी बातों का खंडन किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों व संघर्षों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे है फिर, जो आदिकाल नाम जो आदिकाल को दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। शुक्ल जी के भक्ति काल की उत्पत्ति के मत का इन्होंने खंडन किया है, क्योंकि शुक्ल जी ने कहा कि ये तो इस्लामिक जो सत्ता का आगमन हुआ है उससे जो जनता है उनकी जो मनस्थिति थी वो प्रभावित हुई थी और इसी वजह से जो भक्ति काल है उसका उदय हुआ है। लेकिन इस मत का, शुक्ल जी के इस मत का खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है और कहा है कि भक्ति तो, अगर भक्ति के उदय के होने का कारण इन्होंने स्वाभाविक माना है। और इनका कहना है कि अगर इस्लामिक सत्ता न आती तो भी इस जो भक्ति काल है इसका उदय होना स्वाभाविक ही था, मतलब इसका बाहर आना, इसका मतलब विकास होना ही था, इसका आगमन होना ही था। 1962 में बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर पुरस्कार मिला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1962 में। 1973 में आलोक पर्व निबंध पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आलोक पर्व एक निबंध लिखा है 1973 में, फिर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो प्रथम पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को अपनी पुस्तक हिमतरंगिणी के लिए 1955 में। इतिहास ग्रंथ इन्होंने मुख्यतः कोई भी ऐसा, मतलब इतिहास ग्रंथ पूर्ण रूप से नहीं लिखा है। इन्होंने कुछ पुस्तकों के माध्यम से इतिहास लेखन की, जो इतिहास लेखन संबंधित तथ्यों का उल्लेख उनमें किया है। हिंदी साहित्य नंबर 1 है इसका। इन्होंने 3 जो छोटे छोटे ग्रंथ लिखे हैं उसमें फर्स्ट है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में लिखा था, और हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952 में लिखा था। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में लिखा था। इनको कैसे याद करेंगे, क्योंकि सन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, पहले नंबर पे अगर सीक्वेंस में इनको लगाना आए तो क्या करेंगे, हिंदी साहित्य की पहले तो भूमिका होती है, ठीक है, भूमिका लिख के फिर उसका उद्भव विकास होता है और फिर इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा। तो इससे ऐसे रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। और जो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में।
और सबसे कम इतिहास संबंधित जो तथ्य मिलते हैं वो मिलते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास से। ठीक है, इतना कर लिया। अब आगे हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में रची थी, उसकी रचना की थी, उसमें क्या है, उसमें जो कई पंक्तियां हैं पूछ ली जाती है कि ये कौन से ग्रंथ की पंक्ति है, तो ये पंक्तियां हैं इसकी। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की हैं। इस्लाम ने आता तो भी भक्ति का बाहर आना यानी कि 75% वैसा ही होता जैसे आज है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने शुक्ल जी के मत का खंडन किया है कि अगर इस्लाम न भी आता तो भी भक्ति का बाहर आना ऐसे ही विकास होना था जैसा कि आज हुआ है। नेक्स्ट है, दूसरी पंक्ति है, संत साहित्य सिद्धों व नाथों की सहज प्रवृत्ति का विकसित रूप है। जो संत साहित्य है वह सिद्धों व नाथों की सहज प्रवृत्ति, जो उनकी जो प्रवृत्तियाँ चली हुई थी उन्हीं का एक विकसित रूप इन्होंने संत साहित्य को माना है। ये दोनों पंक्तियाँ किसमें, हिंदी साहित्य की भूमिका में है। ठीक है, आगे है फिर नेक्स्ट है, प्रेम आख्यान काव्य की कथा वस्तु कथानक रूढ़ियों पर संस्कृत अपभ्रंश व प्राकृत भाषा के साहित्य पर आधारित है, ये आश्रित है। ठीक है, जो इन्होंने बोला है कि जो प्रेमाख्यान है उसकी जो कथा वस्तु है, ठीक है, वो संस्कृत अपभ्रंश और प्राकृत की देन मान सकते हैं, उन्होंने ऐसे बोला है। हजारी प्रसाद के स्वतंत्र लेखों का संग्रह इसमें है। ठीक है, इस ग्रंथ में जो ये है, जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, ये जो ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य की जो भूमिका 1940 में ये जो ग्रंथ लिखा था, इसमें इसकी ही ये पंक्तियां हैं कि जो प्रेमाख्यान है काव्य की कथा वस्तु कथानक रूढ़ियों पर संस्कृत अपभ्रंश व प्राकृत भाषा के साहित्य का प्रभाव है। ठीक है, हजारी प्रसाद के स्वतंत्र लेखों का संग्रह इसी में है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहले जो स्वतंत्र रूप से लेख लिखे हैं उनका इसमें ही संग्रह किया गया है। सूफी काव्य की कथा वस्तु, सूफी काव्य की, ये है प्रेमाख्यान की। प्रेमाख्यान और सूफी सेम ही है। ठीक है, कई विद्वानों ने प्रेमाख्यान बोला है इनको और कईयों ने सूफी काव्य बोला है। सूफी काव्य की कथा वस्तु कथानक रूढ़ियाँ रचना शैली छंद ईरानी साहित्य से प्रभावित न होकर संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की देन है, ये इन्होंने बोला है। इस फर्स्ट लाइन में भी ऐसा ही था और इसमें भी थोड़ा सा वैसा ही है। ठीक है, और जो शुक्ल जी ने माना है वो माना है ईरानी साहित्य की देन माना है इन्होंने, शुक्ल जी ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसके मत का खंडन किया है। आगे है, ये तो होगी हमारी हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में लिखी गई थी, उसके ग्रंथों में जो पंक्तियां हैं। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी पंक्तियां लिखी हैं, एक तो लिखी है कि वही 12 आना भक्ति का ऐसा ही विकास होना था। ठीक है, भक्ति का। एक है जो अपना ये सूफी, जो अपना ये संत साहित्य है वो है सिद्धों और नाथों की जो सहज प्रवृत्तियाँ हैं उनका विकसित रूप इन्होंने माना है। ठीक है, और क्या है, जो सूफी काव्य है उसकी कथा वस्तु जो शैलियाँ हैं, उसके छंद हैं, जो भी उसके अंदर कथानक है, वो जो भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया है वो सभी संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश की देन माना है। और इसके जो स्वतंत्र लेख हैं वो इसी में ही संग्रहित हैं। ठीक है, इसमें ये ऐसा है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में जो प्रकाशित हुई है। याद रखना है बुकों से रिलेटेड पंक्तियाँ। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। ठीक है, ये क्या है, 5 व्याख्यानों का समूह है। यह व्याख्यान बिहार राष्ट्र परिषद के सामने इन्होंने दिए थे। ठीक है, इसमें 5 व्याख्यानों का समूह है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। 1952 में तो हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास लिखा था। ठीक है, उसमें मतलब इतना साहित्य नहीं, उन्हें
इतना इतिहास नहीं लिखा है, 3 पुस्तकों से उसमें सबसे कम है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल में 5 व्याख्यानों का समूह है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हम हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से वह सिर्फ अपभ्रंश का बढ़ावा है, जिसे कुछ लोग उत्तर अपभ्रंश कहते हैं तो कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। इस पंक्ति से इन्होंने जो आदिकाल नाम दिया था उसी का खंडन किया है। उसी जो आदिकाल नाम दिया था उसी का खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया है। ठीक है, ये बोलकर कि ये तो सिर्फ किसका बढ़ावा है, अपभ्रंश भाषा का बढ़ावा है। आगे है शुक्ल जी ने जो नाथ जैन और सिद्धों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मानकर उसका उपहास उड़ाया था, तो इस बात पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना मत रखा है और शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर हम ग्रंथों को सांप्रदायिक शिक्षा के आधार पर ग्रंथों को सीमा से बाहर निकालना पड़े, अगर सांप्रदायिक शिक्षा के आधार पर ग्रंथों को सीमा से बाहर निकालना पड़े तो रामचरितमानस, कबीरदास के काव्य को, जायसी आदि जो सांप्रदायिक शिक्षा रिलेटेड ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं उनके ग्रंथों से भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। तो इन्होंने शुक्ल जी के मत का खंडन किया है, क्योंकि उन्होंने नाथ सिद्ध और जैनों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना था। आगे फिर इनका काल विभाजन है। वैसे तो हम एक वीडियो में स्पेशल वीडियो लेके आएंगे काल विभाजन पर, जो विभिन्न विद्वानों की होगी। तो ये है, तो फिर देख लेते हैं एक बार। आदिकाल 1000 से 1400 तक हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईस्वी का यूज़ किया है और शुक्ल जी ने विक्रम संवत का यूज़ किया है। ठीक है, ये याद रखना है। तो आदिकाल जी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने आदिकाल 1000 से 1400 और पूर्व मध्यकाल 1400 तक, 1400 से 1700 तक इन्होंने पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल 1900 से अब तक माना है। और जो 993 से 1318 है, ये माना है शुक्ल जी ने। ये ईस्वी में है, 993 से 1318 तक ये ईस्वी में है और संवत में है 1050 से 1375 तक, जो हम देख चुके हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक में 1375 तक। नेक्स्ट है फिर इसके निबंधों में विद्वता व सरसता का मणिकांचन हुआ है। अतीत के मूल्यों की प्रति सहज ममता के साथ नवीन के प्रति उत्साह और नए मानव मूल्यों को स्थापित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, आगे फिर हम, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो एक पंक्ति है साहित्य के बारे में, ये कहीं से मिल गई थी तो मैंने यहीं पे फिर लिख दिया इसको। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद नहीं, महावीर है, याद रखना। महावीर, महावीर क्या है? महावीर ज्ञान राशि का संचित कोश बोल सकते हैं। महावीर को ज्ञान राशि, ज्ञान की राशि का संचित कोश कौन है? महावीर, बजरंगबली। नेक्स्ट है फिर, अब हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लिया है। अब हम शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या क्या इनमें जो विशेषताएं हैं, क्या क्या मैच कर रही हैं और क्या किन किन चीज़ों का इन्होंने एक दूसरे के मतों का खंडन किया है, वो देखेंगे इसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी परंपरा पर इन्होंने बल दिया है और शुक्ल जी ने युगीन परिस्थितियों पर बल दिया है। आगे शुक्ल जी ने आदिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल पर गहनतम अध्ययन किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल के आदिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल आदि का अनुकरण कर उसे उन्मूलित किया है। ठीक है, लेकिन इसमें अपने मतलब उन्मूलित किया है, यानी कि उसको थोड़ा बहुत उन्होंने अलग से लिखा है, थोड़ा बहुत अपना भी मत उसमें शामिल किया है। जैसे काल विभाजन के बारे में भी, नामकरण और प्रवृत्तियों के बारे में
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के मत का खंडन किया है। आगे है शुक्ल ने जो विचारधारा ली है वो है गांधीवादी साम्यवादी विचारधारा ली है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर शोषक व शोषित वर्गों को अपने काव्य में इन्होंने स्थान दिया है। व शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शुक्ल जी गांधीवादी साम्यवादी विचारधारा के थे और हजारी प्रसाद वामपंथी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। आगे है शुक्ल जी ने इसके इतिहास ग्रंथ में व्यापकता है व उनमें सामाजिक समग्रता की झलक दिखाई देती है। इसके ग्रंथ में जनता शब्द का उल्लेख मिलता है और द्विवेदी जी के ग्रंथ में क्या मिलता है, लोक शब्द का, जो शोषित जनता का पर्याय है उसका हमें उल्लेख मिलता है। आगे है फिर शुक्ल अपने ग्रंथ में ऐतिहासिक बदलावों की बात करते हैं। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथों में ऐतिहासिक बदलाव की बात की है और जबकि द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथ में ऐतिहासिक परंपरा की बात की है। ठीक है, द्विवेदी जी परंपरा को ज़्यादा महत्व देते थे जबकि शुक्ल जी ऐतिहासिक बदलाव को अधिक महत्व देते थे। शुक्ल जी का कहना है कि शुक्ल जी की जो रुचि रही है वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, सभी कालों को इन्होंने अच्छे से लिखा है, संपूर्ण और विस्तृत लिखा है, तो इनकी रुचि सभी में बराबर दिखाई देती है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रुचि है वो आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक ही सीमित रही है। आगे है शुक्ल जी का जो प्रिय कवि है वो है तुलसीदास और दूसरे नंबर पे है सूरदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कबीर दास। आगे है फिर शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसमें विक्रम संवत का प्रयोग किया है। जैसे 1050 से 1375 विक्रम संवत का उन्होंने प्रयोग किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईस्वी का प्रयोग किया है 1000 से 1400 ईस्वी तक। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है। आगे है फिर शुक्ल जी का कहना है कि लोक मंगलवादी दृष्टि से इन्होंने मतलब व्याख्या की है अपने ग्रंथों की। आगे है फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानव हित को केंद्र में रखा है अपने ग्रंथों में। नेक्स्ट है फिर शुक्ल जी शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की व्याख्या करना ही कविता है। इन्होंने कविता के बारे में कविता को परिभाषित किया है कि शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की व्याख्या करना ही कविता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही साहित्य है। ये हम परिभाषा पहले भी देख चुकी हैं। निखिल विश्व हजारी प्रसाद से रिलेट करके हमने याद किया था स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में। आगे है शुक्ल जी ने बोला है कि हिंदी साहित्य के केंद्र में भक्ति काल को इन्होंने प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, मेन इन्होंने जो फोकस किया, जो केंद्र में रखकर जो अपने साहित्य को लिखा है वो केंद्र बिंदु रहा है भक्ति काल और भक्ति काल में भी तुलसीदास जी को केंद्र में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सिद्धनाथ कबीरदास के साहित्य को मानवतावादी चेतना से जोड़कर सम्मान दिलाया है, जो सम्मान शुक्ल जी उन्हें नहीं दे पाए थे। आगे है फिर शुक्ल जी ने क्या आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। इन्होंने 12 ग्रंथों को ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इसका नाम क्या रखा है, वीर गाथा काल रखा है, जो अप्रमाणिक हैं लगभग। इन्होंने शुक्ल जी ने खुद भी उनकी अप्रमाणिकता स्वीकार की है। आगे है द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया है। आगे है शुक्ल भक्ति का उदय, इस्लाम का आगमन। शुक्ल जी ने माना था और इसके मत का खंडन द्विवेदी जी ने किया था कि भक्ति का उदय स्वाभाविक विचारधारा का चिंतन है। आगे है शुक्ल जी ने रीतिकालीन जो काव्य धारा है वो दरबारी संस्कृति का परिणाम मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकालीन काव्य धारा संस्कृत साहित्य की देन माना है। तो
इन्होंने रीतिकाल को, शुक्ल जी ने रीतिकाल को दरबारी संस्कृति का परिणाम माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकाल को संस्कृत साहित्य का प्रभाव माना है। तो आज हमने एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किया है और उसके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और शुक्ल जी का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट फिर अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।